नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हाथरस की, जहां मोटरसाइकिल व ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में टीचर पति पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे रतलाम में सूदखोर के आतंक से परेशान पीड़ित परिवार पहुंचा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के पास। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कहां नए पुलिस कप्तान ने बदमाशों व नशा तस्करों को दी जल्द शहर छोड़ने की वार्निंग। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र कैलोरा चौराहे के निकट मोटरसाइकिल व ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में टीचर पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मास्टर सचेंद्र उर्फ भूरा, पत्नी ललिता सिदामई निवासी थाना हैसायन के रहने वाले हैं। हाथरस महादेव कॉलोनी के सामने कॉलोनी में रहते थे। वहां से रोजाना सीदामई में टीचर सचेंद्र और ललिता ज्ञानपुर हसायन में टीचर के पद पर तैनात थे। ये रोजाना हाथरस से ड्यूटी करने आते थे। आज हाथरस से ड्यूटी करने आ रहे थे, तभी रास्ते में कैलोरा चौराहे के निकट ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और सचेंद्र उर्फ भूरा की मौके पर ही मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ, ये कहाँ पे हुआ है? ये बताया कैलोरा चौराहे से आगे जो है ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक ने टक्कर मारी है, तो शायद इसमें ये तो ख़त्म हो गए और उनको वहाँ MC शर्मा के यहाँ जो है वो हो रहा पट्टी। अच्छा, क्या किस विभाग में थे ये? प्राइमरी स्कूल में वो टीचर है। टीचर है। अच्छा, क्या नाम है इनका? सचेंद्र सिंह। अच्छा, इनकी जो वाइफ जो एक्सीडेंट हुआ घायल हुआ उनका दीक्षा। दीक्षा कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सीधा में ही पड़ता है वैसे, लेकिन गोकुल धाम कॉलोनी में मकान है। अच्छा, रोज अप डाउन करते थे। अच्छा, और उनको MC शर्मा के यहाँ उनकी पट्टी वगैरह करा रहे हैं। अभी थोड़ा उनको बताया नहीं है, जी जी, इसीलिए उनको साथ में नहीं लाए। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ में संचारी रोग नियंत्रण के तत्वाधान में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने "हम सभी ने ठाना है, संचारी रोग भगाना है" का नारा लगाया। प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति हर पल सजग रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कार्यक्रम का संचालन अरुण मिश्रा ने किया, जिसमें सभी शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी गण उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में मंगलवार जनसुनवाई के दौरान सूदखोर से परेशान एक परिवार कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा है। कलेक्टर ने कार्यवाही के लिए पीड़ित परिवार की शिकायत को पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा है। गौरतलब है कि 2 हफ्ते पूर्व जनसुनवाई में सूदखोर ठाकुरदास सतवानी की शिकायत लेकर 2 महिला निगम कर्मी पहुंची थी, जिनसे सूदखोर सतवानी उनके ATM कार्ड रखकर हर महीने हजारों रुपए का ब्याज वसूल कर रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपी ठाकुरदास सतवानी और एक अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बाद सूदखोर से पीड़ित अन्य लोग भी जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे हैं। सूदखोर के आतंक का ताज़ा मामला मंगलवार को फिर जनसुनवाई में सामने आया, जहां रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी मदन बोरासी से RK सतवानी, ठाकुरदास सतवानी और उसके अन्य सहयोगी ने 2.5 लाख रुपए उधार देने की एवज में ATM और बैंक के दस्तावेज अपने पास रख लिए। सूदखोरों ने रेलवे कर्मचारी से 9 साल तक हर महीने ब्याज वसूली की, जिसके बाद रिटायर्ड हो जाने पर मिले रुपयों में से 15 लाख रुपए भी अपने पुत्र गौरव सतवानी के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा दिए। सूदखोर से परेशान परिवार में मंगलवार जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में कार्यवाही करने के लिए पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा, जहां उनके बयान दर्ज कर इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। फादर ने थोड़े मतलब बड़े वाले भाई की शादी थी, तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए के आसपास लिए थे। किससे लिए थे? RK सतवानी जी है, जो रेलवे गार्ड थे, उनसे लिए थे। उन्होंने इनका ATM, पासबुक और चेक साइन करवा के रख लिए थे कि बोले इस एवज में कि हम आपके पेमेंट निकालते रहेंगे और जिस दिन हो जाएगा हम आपको आपकी सब चीज़ें वापस कर देंगे। कितने रुपए महीना वो निकालते रहे? इनकी पेमेंट करीबन 35-40 हज़ार रुपये आती थी। उसमें से 5-1 हज़ार रुपये इनको देते थे खर्चे के। वो भी हमको बाद में पता चला कि सिर्फ 5,000 रुपये देते थे, बाकी हम हमारे उसमें जमा करते थे। ऐसा ब्याज पे? अब इन्होंने ब्याज पे इन्होंने बोला था 1.5% पे दे रहे, 2% पे दे रहे हैं। बाकी अब आज तक पूछते हैं कि कितना हुआ, क्या हो गया, आपके पास कितना मूल हमारा बाकी है, कितना जमा हो गया।
तो बोलते हैं हाँ हिसाब कर लेंगे कर लेंगे। कितने सालों से वो निकाल रहे हैं पैसे? ये करीबन सर 9 साल हो गए। और इनका रिटायरमेंट का पैसे का भी कोई इशू है? रिटायरमेंट का पैसा इनको मिला था 15-16 लाख रुपए। तो पापा को बुलाया था उन्होंने कि आज तेरा पैसा हम तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं। इनको धोखाधड़ी करके उन्हें बुलाया, बाहर बैंक के सब खड़े हुए थे, अंदर गए और इनसे साइन करवा लिए कागज़ पे कि बोले तेरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करवा देंगे। और हम मेरी सगाई थी, हम चले गए थे बाहर। जब वापस आए तो इन्होंने बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बैंक से निकाल लेता हूँ। और जब ये गए तो इनके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं। जब पूछ उनके लड़के गौरव सतवानी के नाम पे उन्होंने RTGS करवा लिए। कितना रुपया था? 15 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया। और फिर ये गए उनसे लेने, तो बोले उन्होंने 5 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी बोलने का हिसाब कर लेंगे। और आज दिन तक ना उन्होंने आज तक हिसाब बताया, ना ही कभी बात करते हैं। जब भी जाते हैं तो बोले कर देंगे कर देंगे। और जब बोलने के बोले मेरा अब ये नौबत आ गई थी, घर चलाना मुश्किल हो गया था। जब ये गए तो बोलने का हाँ जब मर जा क्या कर लेगा, हमारी बहुत पहचान है, जहाँ 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 जो हो सके तो कर ले। जितेंद्र। देखिए, जो आज लखनऊ में एक घटना है ब्याज पुल का, वो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पूर्व कोई आर्थिक मामला था, उसके हम लोगों ने प्रथम देश करवाए थे। इसमें पुलिस जांच भी कर रही है, गिरफ्तारी को किया था, सबको पता है। आज एक मिस्टर मदन पुरासी भी आए, वो रिटायर्ड कर चाहिए, उनका कहना है कि महिला को जो उन्होंने 9 साल के लिए लिया था उनको भरे रहे, साथ में रिटायरमेंट का जो पैसा था 15 लाख रुपये, वो सतवानी ने एक उनकी जबरदस्ती लेके के बेटे के सतवानी के बेटे के खाते में डलवा दिया। तो इस तरह से 15 लाख रुपये प्लस जो पिछले 9 साल के जो राशि जमा करी उसकी शिकायत की है। मेरे लिए इसके साथ की बात की है और को पिकअप कर रहे हैं। और मिस्टर मदन बोरासी जो आवेदन है तो उनको समुचित सहायता पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और अज्ञातपुरों के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कोई हमारे द्वारा देखिए, आपको याद हो पिछली बार आप लोगों ने संपर्क करा था इसके साथ, उसमें काफी लोग आए थे सतवानी के लिए। यही नहीं आए, जब व्यक्ति आई महिला आई थी नगर पालिका में, शायद वो काम करती थी, तो उसका आवेदन भी हम लोगों ने इस आपको करा है। तो ठीक है, ऑलरेडी दर्ज हो चुका है और धीरे धीरे लोग आके हमें मामलों को संज्ञान में ला रहे हैं, हम उनको टेकअप भी कर रहे हैं। और ऐसे ब्याज करो तो उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से सबको कार्रवाई करके भावना के तहत कार्रवाई भी करें। ये एक प्रार्थी मदनलाल बोरासी जी हैं। आज इन्होंने जनसुनवाई में एक आवेदन दिया था और ये आवेदन इनकी पत्नी शकुंतला बोरासी भी दोनों इसमें प्रार्थी हैं और इनके द्वारा राधा कृष्ण सतवानी, गौरव सतवानी, ठाकुरदास सतवानी, नीरज सतवानी और इन लोगों के खिलाफ़ एक आवेदन दिया है जिसमें इनके द्वारा प्रतिप्रार्थीगण से पैसे लेना और पैसे लेकर उसके बाद में उनके चेक ले लेना और इस तरीके का एक शिकायती आवेदन पत्र दिया है, जिसमें पूर्व में भी एक अपराध पंजीबद्ध है अन्य शिकायतियों के आधार पर। इसमें भी जांच कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई करेंगे और अपराध बनता है तो तत्काल इसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रेवाड़ी के नए पुलिस कप्तान दीपक सहारण ने जिला की कमान संभालते ही अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने नशे के सौदागरों को आगाह करते हुए कहा कि वह समय रहते इस जिला को छोड़ दें, क्योंकि आने वाले समय उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दीपक सहारण ने आम जनता भी आह्वान किया है कि उन्हें भी पुलिस से डरने की नहीं बल्कि पुलिस का सहयोग करने और जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि अपराध घटित ही ना हो। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण आज रेवाड़ी में पदभार संभालने के बाद अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके यहां पहुंचने पर जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। साथ ही मैं जो ये नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं, उन व्यक्तियों को भी आगाह करना चाहूँगा, ऐसे अपराधियों को, कि वो इस ज़िले को छोड़ दें। उनके लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम ट्रैफिक अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस के कैंप भी आयोजित करेंगे ताकि आम जन को सुविधा मिल सके, उनके साथ इस प्रकार के अपराध ना हो या दुर्घटना ना हो। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं आम जनता का सहयोग प्राप्त करूं अपनी पुलिसिंग के लिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा। और यह भी मैं चाहूँगा कि लोग पुलिस से डरें नहीं, सामने आएँ और अपनी समस्या रखें ताकि उन समस्याओं का त्वरित तौर पर निदान किया जा सके।
फौरी एक्शन होगी। जिसकी जो कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट को लंबित नहीं रखा जाएगा। हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी कि जो हमें एक्शन लेनी है, पुलिस की जो लॉफुल एक्शन बनती है उसको इमीडिएटली लिया जाए। मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 181वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि आंदोलन के 6 माह पूरे हो गए हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की विदाई का समय नजदीक है। अब तक ये इतिहास रहा है कि जब भी कोई आम नागरिक या जनसमूह किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता था तो जिले के कलेक्टर गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याओं को सुनते थे और कोई न कोई सहज सरल रास्ता निकालते थे, सरकार को अवगत कराते थे, सरकार से भी बात करते थे, समस्याओं का हल होता था। लेकिन बंसल समाज के आंदोलन के अलावा तमाम आंदोलन कलेक्ट्रेट के समक्ष हुए, लेकिन कलेक्टर मनोज पुष्प कभी भी आंदोलनकारियों से मिलकर उनकी पीड़ा को नहीं सुने और ना ही कोई हल निकाला। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की विदाई का समय लगभग नज़दीक हो गया है और यहाँ बंसल समाज का 6 माह से अधिक समय से आंदोलन जारी है। रीवा का इतिहास रहा है कि जब भी कोई कलेक्टर यहाँ आते थे और कोई भी जनमानस, जनता, आम नागरिक या कोई जनसमूह समस्याओं को लेकर के उनके दरवाजे जाता था, धरना प्रदर्शन करता था, तो कलेक्टर उनकी पीड़ा को सुनते थे, सरकार से बात करते थे और उनकी समस्याओं का निदान कराते थे। लेकिन इतने आंदोलन हुए, यहाँ महापड़ाव दौरान तमाम कलेक्ट्रेट के समक्ष आंदोलन हुए, लेकिन कभी भी किसी संगठन की, किसी जनता की पीड़ा को सुनने कलेक्टर नहीं आए, जो लोकतंत्र के इतिहास के लिए बहुत ही घातक है। इनको हमेशा पूरे कार्यकाल दौरान हम लोगों ने राजनीतिक मंचों में देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में देखा, लेकिन जनता के बीच वार्तालाप करते, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं देखा, जो बेहद निंदाजनक है। हम अपील करते हैं कि ऐसे कोई भी अधिकारी रीवा में कदम रखें तो उनको सबसे पहले जनमानस की पीड़ा को सुनना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चे की मंशा है और मांग है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष में कश्यप मुनि जी की जयंती मनाई गई। उसी तारतम्य में आज जिला अनूपपुर के जैथरी नगर में गुप्ता समाज के आराध्य देवता कश्यप मुनि जी की जयंती मनाई गई। इसमें गुप्ता समाज के नगर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। कश्यप मुनि जी की जयंती में महिलाओं एवं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। साथ ही साथ सभी ने माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर हर्षोल्लास से कश्यप मुनि जी की जयंती मनाई। अनूपपुर से सीनू संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर बुधवार 5 अप्रैल को अखिल भारत हिंदू महासभा का एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताते चले कि हिंदू महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया और नगर भ्रमण किया। कार्यक्रम में मौजूद रहे वरिष्ठ समाज सेवी व पत्रकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने का कार्य किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद बांदा के सुत्रखाना कालू कुआं में हुआ। तो ये क्या है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है इसका करवाने का, जो करवा रहे हैं? अखिल भारत का आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन और संघों का सम्मान एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान हुआ है। ये अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रोत्साहित करना, कैसे अपने देश को, कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसके लिए हिंदुओं को जागृत करना है। क्या लगता है ये आपने जो मुहिम छेड़ी है हिंदू महाराष्ट्र बनाने के लिए, क्या ये जो सरकार है इस समय जो है वर्तमान, क्या हिंदू महाराष्ट्र अलग तरह से बनाएगी? बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की है और 13 अप्रैल को हिंदू महासभा का स्थापना दिवस है। उस दिन जंतर मंतर पर लगभग 10 करोड़ हस्ताक्षर दबा करके योगी जी को देने का, मोदी जी को देने का लक्ष्य है लोगों का। और हम लोग जंतर मंतर पर जा करके जो भी हमारा 1 साल से विगत चल रहा है हिंदू राष्ट्र हस्ताक्षर अभियान, वो 13 अप्रैल को जो है वो हिंदू
मातृका के स्थापना दिवस पर उनको भेंट किया जाएगा। किन किन जिलों में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा आज की नहीं 1915 की पार्टी है, ये राजनीतिक दल है, तो ये पूरे देश में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोग? मैं सभी हिंदू जनमानस से, सनातन प्रेमियों से यही एक संदेश देना चाहूँगा कि उठिए और जागिए, कैसे हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसके लिए खड़े होइए, क्योंकि अब समय आ गया है। अब नहीं खड़े हुए तो फिर आगे समय नहीं आएगा। इस समय भाजपा की सरकार चल रही है, हिंदुत्व की लहर है। आप लोग आइए और साथ में खड़े होइए और हिंदू राष्ट्र का संघर्ष करिए। जय। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। चंदौली में अज्ञात कारणों से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से 20 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी समय से नहीं पहुंची। आग का रौद्र रूप देखकर किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई रही। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग व किसानों ने आग पर काबू पाया है। बबूरी थाना क्षेत्र के गौरी मुस्तफापुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। क्या नाम है? लल्लनपुर प्रधान गौरी मुस्तफापुर। ये बताइए, आपके आज गांव में आग लग गई, क्या है पूरा मामला? अज्ञात मामले से जी किसी कारणवश सिवान में आग लग गई और हम लोग बुझा दिए और करीबन 10 बीघा जल गए। दमकल विभाग को फ़ोन किए, क्या बोला? दमकल विभाग को फ़ोन किया, 100 नंबर थाने पर फ़ोन किया, सब स्विच ऑफ। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? बिंदुपुरवा। आज आपके गांव में आग लग गया है, क्या है पूरा मामला? अरे आग तो लग गया है, ढेर नुकसान हो गया है, करीब 50 बीघा जल गई है। अच्छा, फसल। इसके बारे में दमकल विभाग को फ़ोन किए? हम लोग तो फ़ोन के नंबर नहीं है, कहाँ से करेंगे? अच्छा, पब्लिक आए, आम आदमी आए, अपन बुझाने लगे इधर उधर से, अपन दौड़ा दौड़ी करके कुछ। स्थानीय थाना से भी नहीं, थाने आए हैं, अभी काल की है तो आए। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला में मीजल्स रूबेला संक्रमण की रोकथाम के लिए 12 अप्रैल से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में समरालय स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत सरकार ने इस वर्ष मीजल्स रूबेला उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रथम 2 सप्ताह स्कूल में, 2 सप्ताह आंगनवाड़ी में और 1 सप्ताह छूटे हुए बच्चों को टीका लगाया जाएगा। ये टीकाकरण 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा। और इससे क्या कुछ फ़ायदा है बच्चों को और क्या नुकसान है? जैसे कि आप बैठक में सुन चुके हैं कि हमारे 3,34,000 बच्चे हैं जिनको भी वैक्सीनेट करना है एमआर वैक्सीन से, और हमारी लगभग 190 टीम जो है इसमें काम करेगी। 12 तारीख से इससे स्टार्ट होना है। 2 वीक तक हमारे स्कूल का कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो बच्चे छूट जाएंगे वो हमारे लिस्टिंग मिल जाएगी और उन लोगों को हम लोग कम्युनिटी में कवर कर लेंगे। लास्ट में एक मॉकअप राउंड है, उसमें कवर करेंगे। इसलिए हर ढंग से हमारा कवरेज बना हुआ रहेगा। कोई भी बच्चा अगर किसी भी ढंग की एडवर्स चांसेस उम्मीद कम है, 99% है कि कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता है, फिर भी हमारी तैयारियाँ पुख्ता है। हम AFI किट है, एनाफिलाक्सिस किट है, मॉनिटरिंग टीम है और सारी व्यवस्थाएं हैं हर ब्लॉक में, हर जगह से, जिला स्तर पर भी। इसलिए आपके द्वारा हम मीडिया के बंधुओं से चाहेंगे कि मैसेज पब्लिक में दें कि एक भी बच्चा ना छूटे, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमें 95% से ऊपर कवरेज चाहिए। अगर 95% से कवरेज अगर कम होता है तो हमारे इस इम्यूनाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन होगा मीडिया बंधुओं से कि मैसेज जो है जन जन तक दें, जिससे कि हमारा ये कार्यक्रम पूर्व की भांति हर इस बार भी सफल हो सके। आदिवासी बहुल इलाका में सर, जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और एक तरह से हिंदी भाषा नहीं समझते हैं, वहाँ के लिए क्या प्लानिंग है सर? ये कैसे उन को टीका दिया जाए? देखिए, मीजल्स रूबेला जो कि एक बीमारी है जो कोविड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, इसकी रोकथाम के लिए इस ज़िले में 12 तारीख से एमआर कैंपेन मीजल्स रूबेला कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है, जो 5 सप्ताह तक चलेगा, यानी मई एंड तक चलेगा। इसमें इस ज़िले का लगभग 3 लाख टारगेट है, जिसमें 9 महीने से लेकर 15 साल के बच्चों को ये टीकाकरण का कार्य किया जाएगा, जिसका सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और ये ज़िले में 12 तारीख से 12 अप्रैल से इसका शुभारंभ होगा।
और सभी ब्लॉक्स में ये टीकाकरण का कार्य चलाया जाएगा। इसमें ध्यान इस बात की रखी जा रही है कि जो अगर कोई ज़्यादा बुखार से पीड़ित बच्चे हैं या और कोई बीमारी से पीड़ित हैं तो उसको ये टीका नहीं दिया जाएगा। बाकी सभी को ये टीका दिया जाना है जो 9 महीने से 15 साल के बच्चे हैं, ताकि जो ये मिज़ल्स है, रूबेला मिज़ल्स, इसका ख़त्म किया जा सके, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्रा आज तेलंगाना प्रस्थान से पहले पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने हाल ही में जबलपुर जिले में चल रही कथा के दौरान वीरेंद्र शास्त्री के द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में कहा कि हिंदू धर्म में 33 कोटि भगवान हैं। हम किसी चांद मियाँ को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है। साईं एक संत हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, परंतु भगवान नहीं। आचार्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ। कुछ अधर्मियों को हिंदू धर्म से पैसा एकत्रित करने के लिए चांद मियाँ को साईं के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। अगर संत साईं को हिंदू धर्म में इतना प्रेम था तो उन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया। साथ ही साईं मंदिर में जो कलेक्शन किया जाता है उसे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और जन कल्याण के लिए खर्च क्यों नहीं किया जाता। ये पैसा कहाँ खर्च होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजरंग सेना बागेश्वर धाम सरकार की पूर्ण समर्थन में है और जो उन्होंने कहा है निश्चित रूप से एक एक बातें सत्य हैं। साईं बाबा हमारे संत हो सकते हैं, धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, पर भगवान नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं जो जिनकी कृपा हम लोगों को प्राप्त होती रहती है, जिनके आशीर्वाद से न जाने कितने असाध्य रोग ठीक हो गए, असाध्य जिनकी कृपा से लोगों को धन, वैभव, यश, कीर्ति सब प्राप्त हो रहा है। तो हमें किसी इस तरह से चांद मियाँ के डेरे में जाकर के पूजा अर्चना करने की कोई जरूरत नहीं। क्या इस मुद्दे में आप उनका समर्थन करते हैं? बिल्कुल पूर्ण रूपेण समर्थन है। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में बजरंग सेना हर उनके स्टेप पे हिंदू राष्ट्र के जो उनकी मांग है उस पे सब जगह खड़ी हुई है। अब हमारे बीच दो शब्द में पूछता हूँ, राष्ट्रीय कोर्स कमेटी के साथ देवेंद्र शुक्ला जी थे, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? बागेश्वर धाम की जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये खुली चेतावनी, टिप्पणियाँ, बहुत सारे चीज़ एक संत के ऊपर लग रहे हैं, आरोप या प्रत्यारोप, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां पीडी नगर स्थित निवास पर भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला ने कल होने वाले भारतीय कवि सम्मेलन के संबंध में आज प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि पीडी नगर स्थित निवास पर भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि ये कवि सम्मेलन पिछले 7 सालों से डॉक्टर सूर्य नारायण शुक्ला की स्मृति में परिमल वाटिका सिकंदरपुर कर्ण में होता चला आ रहा है। बेसवारा विकास संस्थान के तत्वाधान में साहित्यकार, कवि एवं समीक्षक डॉक्टर सूर्य नारायण शुक्ला की पुण्य स्मृति में अखिल भारतीय के कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन कराया जा रहा है, किस तरह का ये कवि सम्मेलन होगा और कहाँ पर हो रहा है? ये कवि सम्मेलन पिछले 7 साल से डॉक्टर सूर्य नारायण शुक्ल जी की स्मृति में परिमल वाटिका सिकंदरपुर कर्ण में होता है 6 अप्रैल को। देश के माने जाने विद्वान, ख्यात पात्र कवित्री और ख्यात पात्र कवि गण आ रहे हैं। देश की मानी जानी कवित्री अनामिका अंबर जैन भी आ रही हैं। पूरे बेसवारा क्षेत्र के लोग हरदम साहित्य प्रेमी रहे हैं। उसी को उसमें डॉक्टर सूर्यनारायण शुक्ल जी की स्मृति में कवि सम्मेलन 6 अप्रैल को शाम को 7 बजे से चालू होगा और जब तक श्रोतागण चाहेंगे तब तक कवि सम्मेलन चलेगा। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।